अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ये अजीब दुनिया। दोस्तों, हमारे कौमी हीरो अली सदपारा का जस्ते हाकी कुछ दिन पहले K2 बॉटल नेक के करीब से बरामद हो चुका है, जिस पर हम अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं। और कामयाबी का सेहरा साजिद सदपारा, जो कि अली सदपारा के बेटे हैं, और उनकी टीम के सर जाता है। दोस्तों, इन कुछ दिनों में बहुत से यूट्यूब चैनल्स पर अली सदपारा के जस्ते हाकी के मिलने पर वीडियो बनाई गई हैं, और इसके अलावा तमाम ही बड़े चैनल पर जो कि टीवी चैनल्स हैं, अपने अपने हिसाब से तकरीबन हर ही चैनल ने इस खबर को बयान किया। मगर इस वीडियो में हम आपको वो तमाम मालूमात फराम करेंगे जो किसी भी चैनल ने आपको नहीं बताई होगी। मिसाल के तौर पर हम इस वीडियो में जो मालूमात फराम करेंगे उनमें नंबर 1, इस ऑपरेशन में कौन कौन से कोपमाओं ने हिस्सा लिया। नंबर 2, ये ऑपरेशन कब शुरू हुआ और कितने दिन लगे, हर एक दिन तफसील से बयान करेंगे। नंबर 3, अली सदपारा का जस्ते हाकी K2 में किस पोजीशन से बरामद हुआ। नंबर 4, K2 का बॉटल नेक और डेंजर जोन वाला हिस्सा एग्जैक्टली कहाँ पर है और इसे डेंजर जोन क्यों कहते हैं। नंबर 5, अली सदपारा के जस्ते हाकी को नीचे बेस कैंप तक क्यों नहीं लाया जा सका। और आखिर में नंबर 6, इस वक्त साजिद सदपारा ने एग्जैक्टली अली सदपारा के जस्ते हाकी को K2 पर किस जगह दफनाया है। सो दोस्तों, इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी ये वीडियो इसलिए भी दूसरे चैनल्स की वीडियो से बेहतर है क्योंकि इस वीडियो में ऑपरेशन की तमाम तर मालूमात अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा और दूसरे कोपमाओं के ट्विटर पेजेस से ली गई है। और साजिद सदपारा ने जब से इस ऑपरेशन का आगाज़ किया, हर रोज़ लम्हा ब लम्हा हमें हर अपडेट से आगाह रखा। 24 जून को साजिद सदपारा ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि एलिया साइकिले और मैं K2 पर अपने वालिद और दूसरे 2 क्लाइंबर्स की खोज के लिए जा रहे हैं और ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ क्या हुआ। हो सकता है उनके जस्ते हाकी मिल जाएं। आपसे दुआओं और नेक ख्वाहिशात की दरख्वास्त है। चुनाचा साजिद सदपारा, एलिया साइकिले और उनके साथ 2 और कोपमा, जिनमें PK शर्पा नेपाल और पाकिस्तान के किंग ऑफ K2 फजल अली ने मिशन का आगाज़ किया। यहाँ अपने नाजरीन की मालूमात के लिए बताता चलूँ, फजल अली भी अली सदपारा की तरह एक बड़ी उम्र का माहिर तरीन कोपमा है। और फजल अली को किंग ऑफ K2 यानी K2 का बादशाह 4 दफ़ा K2 सर करने की वजह से कहा जाता है। यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि एलिया साइकिले का ताल्लुक़ कनाडा से है और वो एक फ़िल्म मेकर और एक कोपमा हैं। उनकी अली सदपारा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसी दोस्ती को निभाते हुए उन्होंने साजिद सदपारा के साथ मिलकर अली सदपारा के जस्ते हाकी को तलाश करने के लिए मिशन का आगाज़ किया। चुनाचा साजिद सदपारा टीम ने 27 जून को अपने सफ़र का आगाज़ किया। सफ़र का आगाज़ अस्कोली से शुरू किया, जहां से K2 बेस कैंप का रास्ता 7 दिन पैदल ट्रैक की मदद से तय किया जाता है। यहां अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि अस्कोली नॉर्थ का आखिरी गांव है और यहां से आके कोई भी आबादी और कोई भी पक्का रास्ता नहीं है। फिर इसके बाद नॉन स्टॉप चलने की वजह से 30 जून तक टीम गोरू 2 बेस कैंप तक पहुंच गई, जहां साजिद सदपारा ने बताया कि इस सुनसान जगह पर SCO की तरफ से मोबाइल टावर लगाया गया है, जिसकी वजह से मोबाइल और इंटरनेट काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद टीम 3 जुलाई को K2 बेस कैंप पर पहुंच गई, जहां पर साजिद सदपारा ने SCO कंपनी की तारीफ़ की कि किस तरह कंपनी ने, जहां कोई भी आबादी नहीं और जहां पहुंचने के लिए 5 दिन लगते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी ने यहां मोबाइल टावर लगाकर बहुत आला इक़दाम किया है और इस मोबाइल टावर को अली सदपारा के नाम से मंसूब किया है। फिर इसके बाद 5 जुलाई को साजिद सदपारा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि हम K2 बेस कैंप से जो अगला एडवांस बेस कैंप है उस तरफ गामजन है। फिर इसके बाद 9 जुलाई को साजिद सदपारा ने बताया कि स्टॉर्मी कंडीशन की वजह से हम कुछ दिन से कैंप 1 पर रुके हुए हैं
اور منتظر ہیں کہ کب موسم صاف ہو اور ہم آگے کی طرف سفر شروع کریں۔ چنانچہ موسم صاف ہونے کے بعد ٹیم نے سفر شروع کیا اور 11 جولائی تک یہ ٹیم کیمپ 3 تک پہنچ گئی۔ ساجد ستپارہ کے مطابق 11 جولائی تک موسم انتہائی صاف اور چڑھائی کے لیے موزوں ہو گیا تھا۔ 3 دن بعد 14 جولائی کو جب یہ ٹیم ابھی کیمپ 3 پر 7000 میٹر پر تھی کہ ان کو برف کے طوفان نے گھیر لیا۔ چنانچہ ٹیم نے کیمپ 3 سے واپس بیس کیمپ پر واپسی کر لی، جس پر ساجد ستپارہ نے بتایا کہ سال کے اس وقت جولائی میں فریش برف پڑنا ٹھیک نہیں ہے، اس سے اوالانچ کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ پھر اس کے 2 دن بعد 16 جولائی کو موسم صاف ہونے کی صورت میں ٹیم نے پھر سے چڑھائی شروع کی اور ساجد ستپارہ نے بتایا کہ امید ہے کہ 2 یا 3 دن میں موسم صاف رہے گا۔ ہم نے اپنی تلاش دوبارہ شروع کر دی ہے۔ 17 جولائی کو صبح ساجد ستپارہ نے قوم سے دعاؤں کی اپیل کی۔ چنانچہ 20 جولائی تک ٹیم 7800 میٹر تک پہنچ کر فزیکلی باڈیز کو تلاش کرتی رہی اور اوپر باٹل نیک 8300 میٹر پر ڈرون کی مدد سے سرچ آپریشن کرتی رہی، مگر بدقسمتی سے کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا اور موسم خراب ہونے کی وجہ سے ٹیم کو واپس نیچے آنا پڑا۔ بار بار اتنے قریب سے نیچے آنا اور پھر نئے جذبہ کے ساتھ اوپر جانا، اس سے آپ ساجد ستپارہ اور ان کی ٹیم کے حوصلہ و استقلال کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں، 7800 میٹر جہاں تک یہ ٹیم پہنچی تھی، اس سے اوپر 8000 میٹر کا شولڈر کا ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر 8211 میٹر پر بوٹل نیک واقع ہے۔ 8000 میٹر شولڈر سے لے کر بوٹل نیک تک سارا ایریا ڈیتھ زون کہلاتا ہے۔ دوستو، اس کو ڈیتھ زون اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ 8000 میٹر سے اوپر کا کوئی بھی ایریا ہو وہ انسانی جان کے لیے انتہائی غیر موزوں ہے، کیونکہ 8000 میٹر یا اس سے اوپر اچانک سے کوہ پر 3-4 مشکلات ٹوٹ پڑتی ہیں، جن میں فراس بائٹ، آکسیجن کی کمی، ایلٹیٹیوڈ سکنس اور ہائی ایلٹیٹیوڈ پلمونری ایڈیما۔ یکدم سے ان بیماریوں کے اٹیک کی وجہ سے بہت سے کوہ اس حصہ پر اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے ڈیتھ زون کہتے ہیں۔ اور اس سے اوپر 8211 میٹر پر بوٹل نیک واقع ہے، اسے اس لیے بوٹل نیک کہا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ K2 کو غور سے دیکھیں تو وہ آپ کو ایک بوتل نما شکل کا محسوس ہوتا ہے، اور شولڈر سے اوپر نظر دہرائیں تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ اس بوتل کی گردن ہے۔ اور دوستو، جس طرح ڈیتھ زون پر بہت سی اموات ہوتی ہیں، اسی طرح باٹل نیک کیونکہ ایک ڈھلوان پر مشتمل ہے، اس لیے ایوالانچ کی وجہ سے اس پر بھی بہت سی اموات ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد 21 اور 22 جولائی عید کے دونوں دن ساجد ستپارہ اور ان کی ٹیم نے بیس کیمپ پر گزارے، جس کے بارے میں ساجد ستپارہ نے بتایا کہ میں فیملی سے بہت دور ہوں، میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔ ہم بہتر موسم کا انتظار کر رہے ہیں، موسم صاف ہوتے ہی ہم پھر سے چڑھائی شروع کریں گے۔ چنانچہ 23 جولائی کو ساجد ستپارہ نے موسم کی بہتری کے ساتھ دوبارہ سفر شروع کیا اور قوم کو بتایا کہ سرچ مشن کے لیے اگر ہمیں آخری حد سمٹ تک بھی جانا پڑا تو ہم جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس ٹویٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بیٹے کا اپنے باپ کے لیے جو پیار ہے وہ ان پہاڑوں کی بلندی سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر ایک ہی دن میں یہ ٹیم 8000 میٹر تک ڈیتھ زون میں پہنچ گئی اور پھر وہاں فزیکلی اور ڈرون کے ساتھ تلاش شروع کی، جس میں ساجد ستپارہ کو امید نظر آئی کہ ہم بہت قریب ہیں۔ چنانچہ 2 دن تلاش کے بعد آخر وہ دن آ ہی گیا جب ساجد ستپارہ ٹیم کی طرف سے اعلان ہوا ہمیں بوٹل نیک کے اوپر اور نیچے سے تینوں کوہ کی باڈیز مل گئی ہیں۔ 27 جولائی کو باڈیز ریکور ہوئیں اور 28 جولائی کو صبح 8 بجے ساجد ستپارہ نے قوم کو بتایا کہ میں نے تمام کوہ کی باڈیز کو محفوظ کر لیا ہے، یہ ممکن نہیں کہ میں باٹل نیک سے نیچے تینوں باڈیز کو اتار سکوں، لہٰذا میں ان کو ادھر ہی باٹل نیک سے اوپر محفوظ کر رہا ہوں۔ ہم بعد میں ان کو نیچے اتارنے کے لیے کوئی اقدام کریں گے۔ باڈیز کو محفوظ کرنے کے بعد ساجد ستپارہ نے ایک بار پھر K2 کو سر کرنے کے لیے چڑھائی شروع کر دی، اور کیوں نہیں، سمٹ کے اتنے قریب آ کر بھلا کیسے اپنے آپ کو روکا جا سکتا ہے۔
चुनाचे 29 जुलाई को साजिद सदपारा ने दूसरी दफ़ा केटू को सर किया और वहां से रिकॉर्ड किए गए वीडियो पैगाम में कौम का शुक्रिया अदा किया। फिर समिट से वापसी पर साजिद सदपारा जब उस जगह पहुंचा जहां उसने अपने वालिद अली सदपारा की बॉडी महफूज की थी, तो ऐन उस वक़्त बोलीविया का एक कोपमा हुगो वहां पहुंच गया। चुनाचे साजिद सदपारा ने हुगो की मदद से अपने वालिद के जस्दे हाकी को बॉटल नेक से नीचे उतारा और कैंप 4 पर लाकर दफना दिया। फिर उसके बाद साजिद सदपारा ने अपनी वालदा की कही हुई नसीहत के मुताबिक फातिहा और तिलावत की और ऐन उस जगह पर हमारा कौमी परचम लहरा दिया। दोस्तों, बोलीविया का कोपमा हुगो वहाँ पर किसी फरिश्ता से कम नहीं था और उसकी बदौलत अली सदपारा की मैयत नीचे उतारी जा सकी, जिसका इजहार साजिद सदपारा ने अपने ट्वीट में किया। दोस्तों, अब बात कर ली जाए इन कोपमाओं की मैयतें एग्जैक्ट किस जगह पर मौजूद थी, तो ज़ेरे नज़र तस्वीर से आपको वाज़ह हो जाएगा कि सबसे पहले बॉटल नेक के ऊपर जॉन स्नोरी की बॉडी, फिर उसके नीचे और बॉटल नेक के एग्जैक्ट ऊपर अली सदपारा की बॉडी और फिर काफ़ी नीचे जाकर कैंप 4 के पास जेपी मोहर की बॉडी बरामद हुई। दोस्तों, साजिद सदपारा की टीम के कोपमा एलिया साइकिले के मुताबिक इन तीनों बॉडियों के आसपास या ऊपर या नीचे से हमें कोई भी ऑक्सीजन मास्क या सिलेंडर बरामद नहीं हुआ। दोस्तों, ये मैं आपको अली सदपारा की मुकम्मल बायोग्राफी में बताऊंगा कि इन तीनों के साथ असल में क्या हादसा पेश आया। हाँ, मगर एक बात आपको बताता चलूँ, अली सदपारा के साथ हादसा में मरने वाले कोपमा जॉन स्नोरी की बॉडी से उसका मोबाइल, कैमरा और डिवाइस बरामद हुई है, जिसको चेक किया जा रहा है। आखिर में दोस्तों, मैं यही कहूँगा, अली सदपारा ने जो साजिद सदपारा को ट्रेनिंग दी थी, आज उसी ही की बदौलत कौमी हीरो अली सदपारा का जस्ते हाकी बरामद हो सका। नहीं तो इससे पहले केटू और नांगा पर्वत पर कितने ही कोपमाओं की लाशें पड़ी हुई हैं, मगर किसी ने वहां जाकर उनको नीचे लाने की कोशिश नहीं की। और ये भी बताता चलूं, अली सदपारा की मैयत को नीचे बेस कैंप तक इसलिए नहीं लाया जा सका क्योंकि ख़राबी मौसम, ऊंचाई का ज़्यादा होना और नीचे लाने के दौरान इंसानी जान को टेक्निकल डरवान की वजह से ख़तरा तो है ही था, मगर जस्ते हाकी को भी काफ़ी नुकसान हो सकता था। चुनाचे साजिद सदपारा ने अली सदपारा का जस्ते हाकी कैंप 4 में ही दफना दिया, मगर साजिद सदपारा पुरुमीद हैं कि मुस्तकबिल में किसी न किसी तरीक़ा से वो अपने वालिद का जस्ते हाकी नीचे ले आएंगे। दोस्तों, अली सदपारा की मौत से पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ और इनका खला कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अली सदपारा की मौत पर हर आंख अश्कबार थी और आज भी दिल गमगीन हो जाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे कौमी हीरो अली सदपारा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें और उनकी आखिरत की मंजिलें आसान करें। आमीन सुम आमीन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।